नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। और आज की जो क्लास है हमारे पास डोमेन की होने वाली है। और आज इसके अंदर हम देखने वाले हैं सबसे पहले जो मॉड्यूल 6 है हमारे पास, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉड्यूल 6 के बारे में, जो कि उसकी हेडिंग हम देखें तो मैनेज क्वेरी रेजोल्यूशंस हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसके अंदर कुल मिलाकर के हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं। जैसे हमने मॉड्यूल 5 के अंदर देखा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को। जब हमने डॉक्यूमेंट प्रोसेस देख लिया, डॉक्यूमेंटेशन बनाना देख लिया, तो उसको मैनेज कैसे किया जाए वो हम मॉड्यूल 6 के अंदर देखते हैं। कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है वो कंपनी की क्या होती है, धरोहर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सभी को पता होगी आई थिंक। मैंने मॉड्यूल 5 के अंदर भी आपको बताया है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है किसी भी कंपनी का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, उसको रन करवाने के लिए, उसको आगे प्रोसेस करवाने के लिए और ग्रोथ करने के लिए उसका जो कस्टमर है, उनके डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनके जो भी दस्तावेज हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक कंपनी के लिए, उसके जो पर्टिकुलर कस्टमर हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। ठीक है, तो आगे हमारे पास जैसे मैनेज क्वेरी रेजोल्यूशंस हैं, जो हमारे क्या है 6th मॉड्यूल है, उसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैनेज तो हमने कर लिया, मैनेज कैसे करना है, कैसे मैनेजमेंट होगा कैसे एक्चुअली में। तो देखिए, मैनेज हम अगर ऑन द डाटाबेस के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले डाटाबेस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कैसे रहता है विजुअलाइजेशन। देखिए, मॉड्यूल 5 के अंदर हमने देखा था ये चीज़। मॉड्यूल 5 के अंदर हमने देखा था एक सर्वर को देखा था, सर्वर रूम को भी देखा था, सर्वर होता क्या है, उसमें डाटा क्या होता है, वो सभी चीज़ें हमने देख लिया। तो आपको ये फोटो देखते ही याद आ जाना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर हम वहाँ पे क्या रखते थे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट हम रखते थे। जैसे कोई भी सर्वर के अंदर हमारे कंपनी का जो डेटा है वही तो रखा जाएगा, हमारे कस्टमर का डेटा ही तो हम रखते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास फिजिकली है, मीन्स हार्ड कॉपीज़ के अंदर है, उसको हम सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज कर देते हैं। मीन्स हमारे सर्वर के अंदर अगर हम इसको भेज दें, सर्वर के अंदर उठा करके इसको अंदर भेज दें, तो ये डाटा कैसा हमको दिखाई देगा, कुछ ऐसा इस टाइप से इस सर्वर के अंदर चला जाता है ये। तो ये भी हमने क्या देखा था 5th चैप्टर या 5th मॉड्यूल के अंदर हमने देखा था कि डाटा कैसे बनाते हैं। MS एक्सेस के अंदर जो फील्ड होते हैं, है ना, वो चीज़ें हमने देखी थी। तो वही चीज़ें हैं ये भी। तो जो हमारे पास सर्वर के अंदर डेटा था, जो हमारे सर्वर के अंदर अब डेटा आ गया है, उसको अरेंज करना। उसको हम कैसे अरेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास क्या है, सर्वर का जो डेटा है उसको हम अरेंज कैसे करते हैं। ठीक है, अरेंज करने के तरीके को यहाँ पे हम एक प्रकार से समझ सकते हैं, प्रबंधन करना। अब जो हमारे पास कुल मिलाकर के जो चीज़ आती है आपके मॉड्यूल 6 के अंदर, वो सिंपल और सिंपल किसके बारे में है, वो हमारे पास मैनेज के अंदर है, मैनेज क्वेरी रेजोल्यूशन के अंडर में आती है। और जो सबसे पहला इसका जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, स्ट्रेटजी फॉर क्वेरी रेजोल्यूशंस। देखिए, कोई भी जो कंपनीज होती हैं उसके जो क्या होते हैं, कोई भी कस्टमर्स होते हैं, उनकी जो क्वेरीज होती हैं उनके ऊपर हम क्या स्ट्रेटजी करते हैं। जैसे आपको हमने एक स्क्रिप्ट लिखवाई होगी, सबसे पहले ग्रीटिंग लाइन बोलना है, फिर कंफर्मेशन करना है, फिर आपको कस्टमर की क्या सुननी, क्वेरी सुननी है, फिर उसका मतलब कि उसका सॉल्यूशन करना है। तो वो आपकी क्या होती है, एक प्रकार से स्ट्रेटजी ही होती है। स्ट्रेटजी हर एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो मैंने पहले बताया इसके अंदर क्लिनिकल भी आ जाता है, सारा कुछ इसके अंदर आता है। कुल मिलाकर के इसके अंदर हम सीख रहे हैं डाटा मैनेजमेंट को। ठीक है, जो हमारे पास सर्वर के अंदर डेटा आ गया उसको मैनेज करना, उसको क्लिनिकली डाटा मैनेजमेंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, उसके अंदर हम डाटा को मैनेज करते हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, ट्रायल बेसिस के ऊपर। तो ये आपको बात समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, निश्चिंत रहें। जो आपको पहले मैंने आपको PDF में जो स्टेप बताए हैं ये वाले, आप उनके ऊपर ही ध्यान दीजिए। ठीक है जी, जो मैंने आपको ये स्टेप बताया है, सर्वर के अंदर डेटा है, डेटा को हम अरेंज करना सीखते हैं, सिंपल। ओके, आगे हमारे पास आती है, जैसे हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो हर एक कैंडिडेट की अलग अलग हो रही, तो इसको हम डिस्कशन नहीं करने वाले। ठीक है, स्ट्रैटेजी हर एक पर्सन की अलग अलग हो सकती है। हो सकता है वो पहले नाम कंफर्मेशन कर रहा हो सकता है वो बोल रहा हो कि हाँ जी सर मेरा नाम ये है, पहले हो सकता है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हो सकता है पहले
केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, और दूसरा जो केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव है वो पहले नाम कंफर्मेशन कर रहा है अपने कस्टमर का। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उनके बोलने का एक्सेंट है, जिस टाइप से वो कर सकते हैं। तो इसके बाद में हमारे पास आता है मॉड्यूल 6 के अंदर जो आगे टॉपिक है वो क्या है, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग कस्टमर्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिस हो गया है। ओके, इंफॉर्मेशन को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसके कई तरीके हमारे पास हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जैसे कोई भी हम कलेक्शन करते हैं, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, या फिर उनकी कोई ना कोई ऐसा रूल भी होता है या नहीं होता है, उसके अंदर ट्रोलिंग होती है नहीं होती है, वो चीज़ें हमको देखनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है निकल करके, वो हमारे पास क्या होता है, जैसे कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर। जो कस्टमर के ऊपर जो हमारी क्या होती है इंफॉर्मेशन है, वो उसको जैसे हम कलेक्ट करते हैं, पहले तो अपने पास लेके आते हैं, फिर उसको हम कहीं ना कहीं रखते हैं, मीन्स अपने सर्वर के अंदर रखेंगे या फिर अपनी फाइल्स के अंदर रखें, लगा करके अपने पेजेस को रखेंगे, तो उसको बोलते हैं हम कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग। जो हमारे पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए ज़रूरी पार्ट है ट्रोलिंग करने के लिए। जो हमारा कस्टमर सर्विस प्रोग्राम होगा, जो हमारा बिजनेस होगा, उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हिंदी में इसको अगर समझा जाए तो अपने ग्राहक सेवा कार्यक्रमों को तैयार करने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ग्राहकों के बारे में जानकारी एकत्रित और संग्रहित करना आवश्यक होता है किसी भी कंपनीज के लिए, ताकि जो वो कंपनी है वो और अच्छे से क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पास अपने कस्टमर का डेटा ही नहीं होगा, तो वो आगे आने वाले कस्टमर्स को कैसे वो मीन्स कॉन्फिडेंशली डील कर पाएंगे, वो कि हमारे पास एक्स नंबर ऑफ अमाउंट है हमारे पास, या फिर हमारे पास कोई भी मतलब कि एक्स वहाँ पे मान लीजिए कोई भी संख्या है, या फिर मान लीजिए इसको डिफाइन करें तो हमारे पास 100 कस्टमर हैं, 200 है, 500 है, 10,000 है, लाख है, 20 लाख है, करोड़ है ना। तो ये चीज़ है हमारे पास। यहाँ पे आपको मेन चीज़ मीन्स होनी चाहिए कि आप पहले तो अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर आप स्टोर करेंगे। ठीक है, वो किसी ना किसी रूल के बेस पे भी रहेगा। हमेशा एक रूल लगता है हर एक कंपनी के अंदर, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो होता है प्राइवेसी लॉस। ओके, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसको हम समझते हैं दोबारा से, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर एंड एसेंशियल टू ट्रोलिंग योर कस्टमर सर्विसेज प्रोग्राम एंड ग्रोविंग अवर योर बिजनेस। किसी भी बिजनेस को या फिर किसी भी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हम हमारे ग्राहकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, ताकि उसको आने वाले टाइम पे हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ। ओके, उसके बाद में देखिए आगे वाली लाइन है, हाउ वेयर देयर लीगल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग व्हाट यू कैन डू विद द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड। ओके, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती हैं उसका हम यूज़ क्या करने वाले हैं, किस पर्पज़ से करने वाले हैं, इसके लिए कानून की हमको आवश्यकता होती है। हर एक डिपार्टमेंट होता है, उसके कोई ना कोई फंडामेंटल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स होते हैं। ऐसे ही कंपनी के अंदर भी होते हैं, प्राइवेसी रूल्स भी होते हैं। कोई भी कंपनी अपना डेटा को सिक्योर करके रखती है, और कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी जो जैसे उसकी प्राइवेसी है वो टूटे। कोई भी इवन और कोई भी दुनिया का ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि मेरी प्राइवेसी को ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, आईडी, जीमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अगर ये कोई भी सेंटर आपका पब्लिकली क्या कर देता है, इशू कर देता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को कोई भी आसानी से देख सकता है, तो वो आप चाहेंगे कि आप वो जल्दी से देख पाएँ, या फिर आपका नंबर किसी भी पब्लिकली मतलब कि आपको कोई भी फ़ोन कर सकता है, ऐसा चाहते हैं आप। तो ये होता है हमारा सिक्योर करना, जो हमारा प्राइवेसी रूल्स होता है कि कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स का या कोई भी इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स का कोई भी डेटा लीक नहीं करती। तो ये हमारा क्या होता है, प्राइवेसी रूल्स होता है, ना ही उसको करने की इजाज़त होती है। ओके, उसको परमिशन भी नहीं होती है। तो ये हमारा होता है प्राइवेसी। आगे हम देखते हैं प्राइवेसी को ही। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी प्राइवेसी। देखिए प्राइवेसी सिंपल सा हमारे पास क्या है,
जैसे कोई कस्टमर है हमारे पास, कोई भी कस्टमर लगा लीजिए, यहाँ पे रणवीर सिंह एनी कस्टमर हो सकता है, या फिर एनी कस्टमर, कोई भी कस्टमर हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। एनी कस्टमर इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट मस्ट कंपाइली विद प्राइवेसी लॉस। देखिए, जो भी हमारे पास कंपनी होती है वो पूरी की पूरी हमारी आधारित होती है। देखिए, जो भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन, अपने ग्राहकों की कोई भी जानकारी है, वो जब हम लेते हैं तो हम उनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनको हम बताते हैं कि आपका डेटा है जो हमारे पास सिक्योर रहेगा, ठीक है। आपके द्वारा जो हम अपनी इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन जो हम एकत्रित करते हैं इंफॉर्मेशन को, वो ग्राहकों की जो हमारे पास जानकारियां होती हैं वो गोपनीय रखने का कानून जो होता है उसका हमको पालन करना ही पड़ता है। कोई भी, चाहे वो कंपनी हो सकती है, चाहे वो केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव की कंपनी हो सकती है, चाहे वो डेवलपिंग की कंपनी हो सकती है, या फिर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती है, या फिर डायरेक्ट सेलिंग की भी हो सकती है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की भी हो सकती है, या फिर ट्रेंडिंग की भी हो सकती है, वो वर्चुअल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है जी। whether you use these information or not, चाहे वो आप जानकारी प्रयोग करें या नहीं करें, कानून कवर करते हैं। सभी के सभी जो कानून होते हैं उनके ऊपर लागू रहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है हमारे ग्राहक की, हमारे कस्टमर की, अगर वो हम काम में ले रही हैं या नहीं ले रहे हैं, फिर भी उन पे रूल वो सेम अप्लाई होंगे, ओके। और वो हमारे पास रूल ऐसे अप्लाई होते हैं कि हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, हम अपने डेटा को स्टोर कैसे करते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं, ये भी दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास रूल के अंडर में आती हैं। तो प्राइवेसी ये चीज़ है। आई होप आपको यहाँ पे प्राइवेसी भी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन का, जनरल वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। आगे जो आपका टॉपिक है वो है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जनरल वेज के अंदर हमने बताया है। तो जनरल वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है हमारे पास ऑर्डर फॉर्म्स। सबसे पहला हमारे पास तरीका क्या है, ऑर्डर फॉर्म्स। कोई भी जो कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट यहाँ पे लेते हैं, लेट अस सपोज, या फिर कोई भी दूसरी ब्रांड ले लेते हैं कोई भी। देखिए, कोई भी जो कंपनी है वो ऑर्डर फॉर्म अपना बनाती है, तो मीन्स उसका क्या है कि वो एक या फिर ऑन द स्पॉट, मतलब कि हाथों हाथ जिसको हम बोलते हैं, हाथों हाथ वो कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं सेल करती कभी भी। जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है तो वो कभी ऑर्डर फॉर्म नहीं बनाती। जैसे आप किसी शॉप के अंदर जाते हैं कोई सूट परचेज करने, या फिर कोई मेल या फीमेल अपने अपने सूट परचेज करने जाते हैं कोई भी, तो वो डायरेक्ट आपको सेल करता है। वहाँ पे ये नहीं बोला जाता कभी भी कि पहले आप फॉर्म फिल कीजिए, फिर अपना एड्रेस भी लिखिए, आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल भी लिखिए, फिर हम आपको जो आपका प्रोडक्ट है वो देंगे। डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता। जबकि फ्लिपकार्ट होता है या अमेजोन हम लेते हैं, या फिर कोई और अनदर वेबसाइट है जो मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, तो वो हमसे पहले इन्फॉर्मेशन मांगती है। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, क्योंकि जब कोई कस्टमर होगा उसको वो ऑर्डर चाहिए होगा, वो अपना एड्रेस भी सही बताएगा, अपना मोबाइल नंबर भी सही बताएगा, और अपनी जीमेल आईडी या जो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी सही बताएगा, क्योंकि उसको ऑर्डर वो चाहिए। तो उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी, COD, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए ये हमने लिया, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया। सिंपली क्लिक करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म निकल के आ जाता है। देखिए फॉर्म निकल कर क्या है, यहाँ पे नेम हो गया, फोन हो गया, एड्रेस हो गया, लैंडमार्क हो गया, पिन कोड, स्टेट, सिटी। तो ऑन एवरेज एक पर्टिकुलर हमने क्या दे दिया, अपना ब्यौरा दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन तो हमारा मोबाइल नंबर है जिनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं, ओके। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर फॉर्म्स होते हैं। जबकि ये हमको डिलीवरी करेगा वो 5 से 6 दिन के बाद करेगा, उससे पहले ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आगे वाली कंपनी को। तो ये होते हैं ऑर्डर फॉर्म्स। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा सभी को, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे हमारे पास आता है इंक्वायरीज। यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या आता है, इंक्वायरीज। इंक्वायरीज क्या होता है, सिंपली जैसे हमारे पास कोई भी हमने वेबसाइट ओपन कर ली, मान लीजिए, हो सकता है वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल, यहाँ पे इंक्वायरीज, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी दुनिया .com है जो
वेबसाइट हमको पीएचडी के बारे में बताती है या फिर ऑनलाइन आईटीआई के बारे में बता रही है, ऑनलाइन तो नहीं होता, फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो चीज़ अभी पॉपअप निकल करके आया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन इंक्वायरी। तो ये हमारा जो पॉपअप निकल करके आता है वो हमारा इंक्वायरी फॉर्म होता है, ठीक है, जिससे आपको कोई भी डिटेल लेना हो, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इंक्वायरीज के अंदर भी हम क्या करते हैं, फुल नेम जैसे यहाँ पे है तो मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, फिर आपको सिलेक्ट स्ट्रीम, जैसे आपको स्ट्रीम कौन सी चाहिए, यहाँ पे आप स्ट्रीम कौन सी लेना चाहते हो, फिर आपका कोर्स आप कौन सा करना चाहते हो, उस स्ट्रीम के अंडर कौन सा कोर्स करना चाहते हो, आपका स्टेट कौन सा है, एंड आपकी स्टेट सिटी कौन सी है। बेसिक ये क्या ले रहा है, अपने से एक इंफॉर्मेशन ले रहा है सिंपली। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंक्वायरी फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर या जिनके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, अपना डेटा लेते हैं कंपनी के लिए। आई होप यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आती कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स आप सभी को पता होगी कंप्लेंट्स होती क्या है, ठीक है। आगे हम जैसे ही पढ़ते हैं तो कंप्लेंट हम देखते हैं कि कंप्लेंट क्या होती है। कंप्लेंट को हम आगे पढ़ें तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं अपने कंप्लेंट्स को। तो यहाँ पे भी हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कंप्लेंट्स का, इसको भी हम क्या करते हैं, प्ले करके देखते हैं। तो इसके जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसको अभी रोकें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो कंप्लेंट्स हमारा क्या होगा, फॉर्मेट होगा। जो ये जो फॉर्म होगा, इस टाइप का जो फॉर्म होगा वो हमारा क्या है, कस्टमर कंप्लेंट ऑनलाइन। तो ये हमारा क्या है, कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म है एक प्रकार से, जो अपनी इंफॉर्मेशन ले रहा है कस्टमर्स की। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए नीचे, सबमिट योर कंप्लेंट हियर। तो ये हमारा क्या होता है, कंप्लेंट फॉर्म होता है जो कंपनी अपना हर एक वेबसाइट पे या फिर हर एक सॉफ्टवेयर के लिए केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पास जो डेटा जाता है वो इन्हीं से निकल करके ही जाता है। ओके, आगे हमारे पास आता है वारंटी कार्ड। उसके बाद में हम देख लेते हैं वारंटी कार्ड्स को। देखिए वारंटी कार्ड कोई भी होता है वो भी हमको क्या देता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ये एक टाइप का क्या है, वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड के अंदर हमने सबसे पहले लिखा है मॉडल नंबर, नेम, डेट ऑफ परचेज, वेयर परचेज्ड, वो परचेज कहाँ पे किया गया है, प्रिंट नेम एंड एड्रेस एंड ईमेल्स। यहाँ पे हमारे पास एक अच्छे खासे लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी कस्टमर की वो मिल जाती है हमको वारंटी कार्ड से। हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमको मिल जाता है कि वो परचेज कब किया गया है और कहाँ पे परचेज किया गया है। उसके बाद में कस्टमर का नाम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, ईमेल आ जाती है और साथ में उसके सिग्नेचर भी आ जाते हैं और डेट भी हम लिख देते हैं कि हाँ ये कस्टमर हमारा इस डेट को ये परचेज कर रहा है। तो ये हमारा काफ़ी एक अच्छा है सोर्सेज है जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो वारंटी कार्ड हमने देख लिया। आगे हमारे पास आता है कस्टमर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। कस्टमर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम जो है हमारे पास वो स्पेशली हमारा डिजिटल ज़्यादा काम में आता है। जैसे मान लीजिए हमने ये एक वेबसाइट बनाई नहीं है अभी, ये वेबसाइट है और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए रेफरेंशियल हमको मिल जाता है, ठीक है। रेफरेंशियल यहाँ पे हमको देखिए ये रेफरेंशियल हमको मिल गया। अब ये वेबसाइट क्या बोल रही है कि अगर आप रेफर करोगे अगर आप किसी को भी रेफर करोगे अपने फ्रेंड को तो कंपनी आपको क्या देगी, नीचे देखिए अर्न अप टू 500 इन फाइवर क्रेडिट्स अप टू 100 फ्रॉम ईच रेफरल। मतलब कि एक रेफर करते हो आप कभी fiverr.com से और किसी अनदर अपने या फ्रेंड को, ठीक है, तो वो जो fiverr.com का जो आपका अकाउंट है उसके अंदर $100 आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये होती है रेफरल, ठीक है। रिवार्ड कस्टमर को दे रहे हैं साथ के साथ। अब मैं यहाँ पे क्या हूँ, कस्टमर हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी अपने दूसरे फ्रेंड को यहाँ पे मैं लेकर के आता हूँ इस वेबसाइट पे तो ये मेरे को क्या देंगे, $100 देंगे, ठीक है। $100 देने के बाद मैंने क्या किया, इनके एक कस्टमर को और बढ़ा दिया, है ना। एक कस्टमर जो मेरा फ्रेंड है वो भी यहाँ पे आने लगा। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे रिवार्ड्स चाहिए। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को क्या करूँगा कि हाँ इसके अंदर लॉगिन करो आप, ये हो रहा है ये हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को बढ़ाने की टेक्निक है ये, अपने कंपनी को ग्रोथ करवाना, अपने कंपनी के अंदर और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करवाना, कस्टमर्स को ऐड करवाना क्या होता है, रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंडर में ही आता है। ओके, और जैसे हम यहाँ पे करेंगे देखिए यहाँ पे आता है इनवाइट फ्रेंड थ्रू ईमेल। तो ईमेल हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकायदा यहाँ पे सेंड का ऑप्शन भी है हमारे पास। सेंड करते ही हमारे पास यहाँ पे हमारी आईडी है, उसकी रेफरल से वो चली जाएगी अपने यहाँ पे। तो ये हमारी होती है जो रिवार्ड प्रोग्राम होता है, कस्टमर को रिवार्ड दो
एंड देन वो क्या करेगा, आगे आपके लिए, कंपनी के लिए काम करने के लिए स्टार्ट हो जाता है वो। ठीक है, जैसे हम लगा सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर कैंडिडेट की चाहते हैं, अगर हमारे पास हम ऐसी डायनेमिक वेबसाइट ना बनाकर सिंपल सी वेबसाइट रखें, तो हम जैसे मान लीजिए 5% छूट देते हैं अगर हर कस्टमर अपनी क्या करता है, फुल इंफॉर्मेशन को हमारी कंपनी को देता है तब। ओके, तो उसको हम 5% या 10% की क्या करते हैं, एक्स्ट्रा छूट दे देते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास ऑप्शन आता है, आगे हमारे पास यहाँ पे आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। ये आप मॉड्यूल 1 के अंदर पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से, कि जो हमारे पास VOC होता है, वॉइस ऑफ कस्टमर होता है, उसमें हमारे पास सर्वे आती हैं, इंटरव्यूज आते हैं, जिससे हम फीडबैक्स लेते हैं अपने कस्टमर्स का, तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही होता है कुल मिला करके। जैसे हम फ्लिपकार्ट के अंदर करते हैं तो लास्ट में वो बोलते हैं कि सर आपका दिन शुभ हो, आप आपका 1 मिनट का टाइम और लेना चाहेंगे, एंड उसके बाद में वो स्टार्ट करता है कि सर आपको हमारी ये फैसिलिटी है, जो सर्विसेज है, वो आपको एक मैसेज आएगा, उस पर आप क्या करेंगे, रिप्लाई करना है आपको, जहाँ पे 1 स्टार का मतलब आप नाखुश हैं और 5 स्टार का मतलब आप बहुत खुश हैं। ओके, ऐसे हमारे जो लाइनिंग होती है, तो वो हमारा क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी हो जाता है साथ के साथ कि आपका सॉल्यूशन हुआ है, तो वो हमारा क्या दें, आप फीडबैक देंगे वहाँ पे, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होता है हमारे पास। उसके बाद फीडबैक कार्ड्स भी होते हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं गवर्नमेंट्स जॉब के अंदर जब हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तो उसके लास्ट में जब हमारा एग्जामिनेशन अप हो जाता है, मीन्स हमने सबमिट कर देते हैं, जब हम फाइनल पेपर सबमिट कर देते हैं अपना, तो उसके बाद में हमारे पास एक चीज़ निकल करके आती है, वो फीडबैक होती है, वो सेंटर के लिए लगाई रहती है कि आपको जो हमारे इन्विजिलेटर हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा रहा, वो आपको डांट तो नहीं रहे थे, एक्स्ट्रा टाइम आपका टेकन तो नहीं करवाया, हमारे सेंटर की फैसिलिटी कैसी लगी, वाटर फैसिलिटी कैसी लगी, AC फैसिलिटी कैसी लगी, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक मतलब कि मिनी सर्वे इसको बोल सकते हैं, वो हमारे पास फीडबैक कार्ड के थ्रू हम कोई भी कंपनी अपना कस्टमर्स का लेती है। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको फीडबैक कार्ड्स का भी पता लग गया होगा कि फीडबैक कार्ड्स होते क्या हैं या फिर कैसे काम करते हैं। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है कस्टमर कंप्लेंट्स। जो कस्टमर की कंप्लेंट होती है, वो कस्टमर हमारा कंप्लेंट कर रहा है, वो किस टाइप से कर रहा है, किसके अंदर उसको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, वो चीज़ हमारे लिए भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करती हैं। और ये बात हम मॉड्यूल 5 के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख करके चलें तो कंप्लेंट एक, जैसे USA के अंदर काफ़ी एक अच्छा रुझान है, जैसे इसको हम टेक्निकली लेके चलें थोड़ा सा, तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है हमेशा, है ना। जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी क्या की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, उसको टेस्ट करने के लिए भी कंपनी रुपए देती है। तो अगर कोई भी उसके अंदर फॉल्ट निकलता है तो उसको अलग से रिवॉर्ड भी मिलता है। ठीक है, तो ये होती कंप्लेंट्स करवाना। कस्टमर की जो कंप्लेंट आने से पहले उसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, पेड टेस्टिंग बोलते हैं जिसको, वो किया जाता है। ओके, और उससे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर है, तो कंपनी जो कंप्लेंट्स बनाती है वो इजी वे है, सबसे ईजीएस्ट वे है कंप्लेंट्स आने का, कि आपका कस्टमर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे आपके सिस्टम में क्या है, दिक्कतें हैं, यहाँ पे आपकी दिक्कत है, यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर ये चीज़ दिक्कत में है, तो वो सबसे बेहतर तरीका हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, एज वेल एज हमारा जो क्लाइंट है या फिर जो हमारा कस्टमर है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम YouTube के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं, ठीक है, जब हम YouTube के अंदर कमेंट करते हैं तो आपकी Gmail ID और आपका जो बायोडेटा है Gmail का, वो एक YouTube के कमेंट के ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसको कोई भी देख सकता है, उस Gmail ID के ऊपर कोई भी मेल कर सकता है उसका। फिर अगर हम IP एड्रेस देखना चाहें तो वो IP एड्रेस भी देखा जा सकता है उस मेल ID का। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, ना ही इसको इतनी नॉलेज होती है जनरल पीपल्स को जो यूट्यूब के ऊपर इतना पब्लिकली है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं, तो ये जनरली उस तरीके में होता है जो डेवलपमेंट साइड में जा रहे हैं उस साइड के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप मेरी बात का पर्पस वहाँ पे समझिए कि जब आप कोई कमेंट करते हैं तो आपकी Gmail भी वहाँ पे लग जाती है अपने आप ही, ID भी लग जाती है अपने आप ही। ठीक है, तो वो आपका क्या है, कंप्लेंट। यह है कंप्लेंट, आपने जैसे मान लीजिए हो सकता है कंप्लेंट या कमेंट आपने किया है जो भी, ये हो सकता है तो वो बढ़िया भी हो सकता है फीडबैक देने के लिए, हो सकता है वो वहाँ पे आपको डाउटफुल भी बता रहा हो कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया,
ये लेक्चर आप दोबारा से करवा दीजिए, है ना। तो ऐसे भी हम कमेंट करते हैं, तो वो आपकी आईडी होती है, वो भी साथ में चिपक जाती है वहाँ पे। तो वो होती है हमारी कंप्लेंट्स। आई होप यहाँ पे कंप्लेंट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमारे पास आता है योर वेबसाइट। योर वेबसाइट, जैसे मान लीजिए मैंने कोई अपनी वेबसाइट बना रखी है, या फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी की कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, तो उसके अंदर भी हर एक चीज़ हमारे पास क्या होती है, फॉर्म में होती है। जैसे मान लीजिए हम फ्लिपकार्ट का लेते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग सेंटर है फ्लिपकार्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट हेल्पिंग सेंटर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे कि कस्टमर को हमारे इशू क्या है, इसमें हेल्प लेना चाहते हैं नहीं चाहते। आगे हमारे पास आता है हेल्प टॉपिक्स। इन हेल्प टॉपिक्स पे आपको इन टॉपिक्स पे हम हेल्प कर सकते हैं, जिसके अंदर लगभग सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास है, उसके बाद में जो सिंपल और सिंपल है हमारे पास, देखिए जैसे आई वॉन्ट टू ट्रैक माई ऑर्डर, ये सबसे कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है, जो कि हर एक कस्टमर पूछता है। आई वॉन्ट टू मैनेज माई ऑर्डर, है ना। ऐसी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जा रही हैं। ठीक है, आगे जो दूसरी वेबसाइट है हमारे पास, दूसरी जो वेबसाइट है वो है हमारे पास अमेज़ोन की। ठीक है, अमेज़ोन पे चलते हैं। अभी अमेज़ोन के अंदर भी देखिए एक हमारे पास क्या है, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का रिसोर्स लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी अगर हमारे जैसे कोई भी वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट चाहती है कि उसके पास अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कस्टमर्स ऐड हो, तो इसीलिए क्या लगाती हैं, फॉर्म्स बनाती हैं। ओके, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के हमारे पास फॉर्म टाइप आ जाते हैं, जो अलग अलग टाइप के हमारे पास देखिए ईमेल amazon.in एसोसिएट सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं ये। और ये हमारे पास देखिए क्या बोल रहे हैं, प्लीज फिल आउट द फॉर्म बिलो। ठीक है, जिसमें हमारे पास अपना नेम पूछ रहे हैं, ईमेल भी पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ पे है, एसोसिएटिव आईडी पूछ रहे हैं, वेबसाइट का यूआरएल भी पूछ रहे हैं, पेइंग नेम भी पूछ रहे हैं। ऐसे हमारे पास क्या है, ये फॉर्म्स हैं कुल मिलाकर के। ओके, आगे हम देखते हैं। आई थिंक आपको ये कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन सारा का सारा ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और पीछे से देखना दोबारा से स्टार्ट कीजिए। ओके, एंड अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि बच्चे कहाँ तक समझ पा रहे हैं और किस टॉपिक पे इनको इशू आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है यूर वेबसाइट्स के आगे हमारे पास आता है जब हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया। जब हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, सिंपली 1 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को। तो यहाँ पे सिंपली हम देखते हैं, जैसे हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर की हमारे पास क्या है, आ गई है। अब हम उनको रखना सीखते हैं कि इसको कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना देखते हैं। सिंपल छोटा सा प्रोसेस है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी भी टीचर का लेक्चर अटेंड करते हो, वो लेक्चर में जो कुछ बताता है आप नोटबुक में लिख लेते हो, सिंपल। तो वो आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को जो लिखना है आपका उस नोटबुक के अंदर जो लिखना है, वो लिखना आपका क्या है, स्टोर करना है अपनी इन्फॉर्मेशन को जो किसी टीचर ने आपको दी है। ठीक है, तो ये होता है सिंपली स्टोर करना। आगे हम देखते हैं स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, सबसे पहली बात, कोई भी कस्टमर इंफॉर्मेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल हमारा डेटा रहता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है। मींस कॉन्फिडेंशियल मतलब सिक्योर होता है, मतलब कि कोई भी जो कंपनी है वो नहीं चाहेगी कि उसका कस्टमर का जो डेटा है वो पब्लिकली क्या हो जाए, दिखाई दे, या फिर पब्लिकली इशू हो जाए। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। तो जो कस्टमर भी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी डेटा है या मेरी कोई फोटो है या मेरा कोई मोबाइल नंबर है या मेरी जीमेल आईडी है वो पब्लिकली इशू हो। जैसे किसी बच्चे ने एक कमेंट किया था पहले और उसको लगा कि उसकी आईडी पहले कमेंट के अंदर मेंशन हो गई है, तो वो दोबारा से कमेंट को डिलीट कर देता है। किसके लिए, ताकि वो आईडी मेरी है वो दिखाई ना दे, मेरी जीमेल आईडी दिखाई ना दे। तो वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है अपनी जीमेल को। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पे आपको। तो वो सिक्योर रखना चाहता है अपनी जीमेल को कि उसके पास अननेसेसरी कोई मेल्स ना जाए। तो ये कॉन्फिडेंशियल है और सिक्योर भी है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे पास डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर तो है ही, बट वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम
स्टोर कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका उसका, जो भी कंपनीज के लॉ होते हैं, जो एक्ट होते हैं, जो बनाए जाते हैं, एक्ट अमेंडमेंट जो हमारे संविधान में होते हैं, संविधान संशोधन के अंदर जो हमारी कॉरपोरेट के जितने भी हमारे क्या होते हैं रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके बेसिस पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हैं। ठीक है, यू मस्ट स्टोर इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड अकॉर्डेंस विद द प्राइवेसी लॉ। देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी कंपनियां केयरफुली ही रखती हैं अपना डाटा को। ठीक है, अपने कस्टमर के इंफॉर्मेशन को केयरफुली ही रखती हैं सारी की सारी, बट वो प्राइवेसी लॉ का भी उसको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है उस प्राइवेसी लॉ को जो कंपनी के ऊपर लग रही हैं। ठीक है, उस प्राइवेसी लॉ के मतलब कि अंडर में रह करके, अंतर्गत रह करके उसको हम डाटा को स्टोर करते हैं। सिंपल सी बात समझ में आई। अब ये होगा कैसे, हाउ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे होता है, जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं प्राइवेसी लॉज के अकॉर्डिंग और इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर के अंदर जो भी हम डाटा करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, एक प्लान बनाना पड़ता है। सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ता है, एक प्लान बनाना पड़ता है कि कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है हम कैसे स्टोर करें और कैसे अपने स्टाफ तक पहुंचाएं। उसके लिए सिंपल सा प्लान होता है। जैसे हो सकता है आप वाया व्हाट्सअप कर रहे हो, ठीक है, जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। हो सकता है आप क्या कर रहे हो, कोई भी लिंक शेयरिंग के थ्रू कर रहे हो सकता है कोई ड्राइव के थ्रू आप लिंक शेयर कर रहे हो सकता है सर्वर का लिंक आप दे रहे हो सकता है आप कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल किसी को शेयर कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, स्टोरिंग करना और स्टाफ तक का शेयर करना, ये चीज़ आपके अंडर में आती हैं। कंपनीज ऐसे ही वर्क करती हैं हमेशा। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। देखिए पहले हमने इंफॉर्मेशन को देखा कि इंफॉर्मेशन होती क्या है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है मॉड्यूल 5 के अंदर। अब हम देख रहे हैं उसको मैनेज कैसे किया जाता है। मैनेज के अंदर हमने देखा कि अब स्टोर कैसे किया जाता है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, आ जाने के बाद हमने स्टोर करना देखा कि स्टोर होता क्या है। उसके बाद में उसको मेंटेन करना, कि जब हमने स्टोर कर लिया तो हम कोई अपडेट करना चाहते हैं, मेंटेन करते रहना चाहिए। तो उसको अब हम देखते हैं मेंटेन कैसे करते हैं या फिर मेंटेन होता क्या है। अब हम देखेंगे मेंटेनिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन को। ठीक है, मेंटेनिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन को, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो किसी कंपनी के लिए, किसी कस्टमर की कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो कंपनी को कब काम में आती है, जब वो अप टू डेट हो, मीन्स आपकी करंट डेट तक वो अपडेटेड रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज मेरा बर्थडे है, ठीक है, आज मान लीजिए मेरा बर्थडे है, तो वो बर्थडे चेंज नहीं होने वाला। हो सकता है मेरे को पसंद आज कुछ है और मेरे को आने वाले 2 साल के अंदर कुछ और पसंद हो जाए, तो कंपनी उसके साथ क्या करेगी, अपने आप को क्या करेगी, अपडेट करेगी। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे मेरे को मान लीजिए कोई ट्रैक सूट पसंद है, ठीक है, मेरे को ट्रैक सूट पसंद है। उसके बाद में मैं ऐसी जॉब प्रोफाइल में चला जाता हूँ जहाँ पे सूट पहनना कंपलसरी है, तो मेरे को फिर 2 साल या 1 साल के बाद में क्या वो सूट परचेज करना पड़ेगा। तो मेरी जो प्रीमियम जो चीज़ होगी, मेरी प्राइमरी जो चीज़ होगी वो क्या होगी, वो सूट होगी। जो मतलब मेरी प्राथमिकता मैं जिसको दूंगा वो मेरी क्या होगी, वो सूट होगा। ठीक है, तो कंपनी अगर मेरे को पहले जैसे ही कोई ट्रैक सूट दे देगी या फिर कोई पैंट शर्ट दे देगी, तो फिर वो कंपनी अपडेट नहीं होगी ना साथ के साथ मेरे। अगर कंपनी के साथ कोई ना कोई डेटा अपडेट है, अप टू डेट चल रहा है, मतलब कस्टमर के साथ उसको क्या पसंद है आज की डेट में, उसको कैसे क्या कंप्लेंट्स हैं उसकी आज, है ना, डे बाय डे का ये क्या होता है, सिस्टम रहता है। तो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे यही ऐड किया है कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन इज ओनली यूजफुल इफ इट अप टू डेट, कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की वो तभी यूजफुल है जब वो अपडेट है, पूरी अप टू डेट है। ओके, उसके बाद में क्या होता है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली चेक। यहाँ पे चेक की स्पेलिंग मेरे हिसाब से ये नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ पे ये चेक की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग मैं इसको ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो चेक की स्पेलिंग है वो हमारा पासबुक्स और बैंक्स के अंदर काम में आती है। ठीक है, यहाँ पे चेक वाली ये स्पेलिंग नहीं आएगी, यहाँ पे स्पेलिंग आएगी CHECK। ठीक है, चेक की स्पेलिंग आएगी। चेक करना है हमको एक्यूरेसी, जैसे कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कंप्यूटर की, प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्यूरेसी। मतलब वो हमको 100% शुद्धता से
अपना क्या करता है, आंसर हमको करता है। जैसे 2+2 कितना होता है, 4 होता है, तो वो कंप्यूटर हमको बताता है शुद्धता से। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो रेगुलरली हमको एक्यूरेसी चेक करते रहना है। जैसे मेरे को कल तक मेरे को क्या था, ट्रैक सूट पसंद था, या फिर मेरे को क्या है, पैंट शर्ट पसंद थी। अब मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो सूट पहनना कंपलसरी है वहाँ पे, तो अब मेरे को पसंद क्या आने लगेगा, सूट पसंद आने लगेगा। तो कंपनी को जो वो एक्यूरेट रहना चाहिए कि आज की तारीख में मुझे क्या पसंद है, सूट पसंद है। ओके, सूट वो लेडीज वाला सूट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पैंट कोट को ही भी शूट बोला जाता है, सूट बोला जाता है। ओके, तो पैंट कोट जिसको हम बोल सकते हैं, वो वाली बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे हमारा एक्यूरेसी होना चाहिए ऑफ योर कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स। देखिए, अब जैसे मान लीजिए मेरे को जो पैंट शर्ट पसंद थी, वो मेरे को क्या अब पसंद है 2 साल के बाद में या 1 साल के बाद में मेरे को क्या पसंद है, पैंट कोट पसंद है या सूट पसंद है ना। तो इसको वो कंपनी अपडेट करेगी अगर वो नेसेसरी चीज़ होगी। अगर वो कस्टमर को रखना चाहती है तो वो अपडेट करेगी। ओके, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमारी होती है मेंटेन करना। ठीक है, उसको मेंटेन करना जब वो क्या हो जाता है, नेसेसरी मतलब कि आवश्यकता हो जाती है जब कंपनी की। ठीक है, तब वो क्या करती है, अपडेट भी करती है, मेंटेन भी करती है। तो इसी को ही बोलते हैं मेंटेन करना। जैसे आप अपनी फेयर नोटबुक है वो मेंटेन करके चलते हैं हमेशा। कोई भी लेक्चर आपको पढ़ा दिया गया है तो आप उसको फेयर नोटबुक में अपनी भाषा के अंदर लिख लेते हैं कि ताकि आपको याद रहे, आपके नोट्स बनते रहें। तो उसको आप क्या करते हो, एक्यूरेसी उसमें मेंटेन करते रहते हो। ठीक है, अगर हमने कुछ चीज़ मान लीजिए टीचर ने बाय द वे कुछ चीज़ गलत बता दी हो, तो उसको फिर टीचर क्या करवाता है, अपडेट करवाता है। उसको कट करवा करके कुछ और लिख देता है, तो वो क्या होता है, अपडेट होता है। और वो नेसेसरी होता है, क्योंकि गलत शिक्षा देना भी एक सही बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी टीचर ईगो में ना ले, और हो सकता है किसी टीचर को कुछ पता ना हो, या फिर हर एक टीचर को सब कुछ पता नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो अपने फील्ड का मास्टर है, बट हो सकता है वो दूसरे सब्जेक्ट के अंदर क्या हो, डल हो। तो वो अपने सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स है उसकी, तो वो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है। ओके, तो ये चीज़ उसकी क्या है, मास्टर्स है उसके अंदर। तो ये थोड़ा सा टॉपिक से हट गए थे। तो इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, नोटबुक में बनाते हैं, उसको कट करवा करके क्या करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं। ठीक है, अब लास्ट में जो हमारे पास आता है, लास्ट में जो सिंपल सा हमारे पास आता है कि जब हमने इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट किया, फिर स्टोरेज करना सीखा, स्टोर करने के बाद हमने मेंटेन करना सीखा, मतलब कि उसके ऊपर काम करना सीखा। अब जो काम किया उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास बची उसको यूज़ करना और सीखेंगे। तो यूजिंग स्टोर इंफॉर्मेशन, कोई भी कंपनी है, सिंपल सी इसको एक बात में बोला जा सकता है कि ऑल कंपनी स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ देयर कस्टमर टू यूज कस्टमर इंफॉर्मेशन ऑन राइट टाइम फॉर ग्रोथ ऑन बिजनेस। सिंपल नीचे वाली जो लाइन लिखी हुई है उसी की ऊपर इंग्लिश है। सभी कंपनियां अपने व्यवसाय को विकसित करने या विकास करने के लिए सही समय पर अपने ग्राहकों की जानकारी का उपयोग करने के लिए, अपने ग्राहकों की जानकारी वो क्या करती है, संग्रहित करती है और उसको यूज करती है। सिंपल। ठीक है, इसमें कोई भी एग्जाम्पल देने की ही कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो फेयर नोटबुक है वो आपकी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। उसको हमने क्या किया, आपने इन्फॉर्मेशन किससे की, अपने टीचर से कलेक्ट की, फिर आपने लिखा मतलब स्टोर किया। थोड़ा बहुत गलत हो गया उसको कट करके हमने क्या कर लिया, सही लिखा, तो मीन्स अपडेट भी कर लिया, मेंटेन भी कर लिया। अब जब हमारा इंटरव्यू होता है या फिर जब हमारा एग्जामिनेशन होता है, तब आप क्या उठाओगे, फेयर नोटबुक उठाते हो, पढ़ते हो। ठीक है, तो वो जो हमने पूरी नोटबुक बनाई थी वो हमारी अब इंटरव्यू के अंदर काम आ रही है या फिर अपने एग्जामिनेशन के बाद में काम आ रही है। ठीक है, एग्जामिनेशन के पहले काम आ रही है उसको रिवीजन करने के लिए, तो वो काम तो आ रही है ना। तो वो हमारा क्या है, यूजिंग है, जो हमने इंफॉर्मेशन को लिखा था, स्टोर किया था वो इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अटेंड करेंगे वो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा 5 वे टू इंश्योर योर जजमेंट इज साउंड। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं कि आपका जो निर्णय सही है वो सबसे मतलब कि सुनिश्चित कैसे करें, ये चीज़ हम देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे पास वो इसी के बेस पे रहेगा कि 5 वे टू इंश्योर योर जजमेंट इज साउंड। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे
और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको जितना ज़्यादा हो सकता है बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है फैलाने की कोशिश कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार। ठीक है जी, तो हम मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा होगा 5 वेज के ऊपर, कि आपका जो डिसीजन है वो सही है या गलत है उसके बारे में। तो अभी तक के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं अपने डेटा को, एंड यहाँ के बाद में हम जो मॉड्यूल 6 है वो हाफ हमने कर लिया है कवर, और आगे हमारे पास 5 से 10 मिनट का बचता है ये लेक्चर, और उसके बाद में हम अपने मॉड्यूल 7 को स्टार्ट करेंगे। एंड आपको लगा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको जितना ज़्यादा होता है लाइक करने की कोशिश करें एंड शेयर कर कीजिए अपने हर एक साथी के पास, अपने फ्रेंड्स के पास। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारे बच्चों।